हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ आज एक न्यू एफएफ स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है आई फाउंड यू। और हाँ फ्रेंड्स, ये एक वांगशियन एफएफ है। इसमें वांगजी टॉप और विंग बॉटम है। और हाँ, अब बाकी आपको स्टोरी जब आगे सुनेंगे तो सब पता ही चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ एक लड़का एक लड़की की तरफ धीरे धीरे झुक रहा था। वो उसकी तरफ जाता है। सारे दोस्त उसकी तरफ देख रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। वो पर्सन सबकी तरफ देखता है और एक स्मग करता है और उस लड़की को कमर से पकड़ता है और उसे खींच लेता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। वहीं दूर हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो बस उस पर्सन को देखता है और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू गिर जाते हैं। तभी सडनली अचानक किसी की आइज ओपन होती है। वो एकदम से घबराकर अपने बेड पे बैठ जाता है और बस जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। तभी वो पर्सन कहता है, मैं कब तक इस ड्रीम को देखता रहूँगा। मैं तंग आ चुका हूँ। 5 साल हो गए पर ये सब कुछ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ चुका हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं उस पर्सन को भूल नहीं पाता हूँ, ऐसा कहता है। तभी उसकी नज़र अपने पास में जाती है जहाँ एक लड़की, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की बहुत प्यारी नींद में थी। जैसे ही उस पर्सन की नज़र उस लड़की पर जाती है, वो उसको देखता है और उसके चिक को धीरे से सहलाता है और कहता है, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन तुम जानते हो, तुमने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी दी जिसके लिए शायद मैं तुम्हें हमेशा थैंकफुल रहूँगा तुम्हारा, ऐसा कहता है और उस बच्ची के चिक पे किस कर लेता है। तो फ्रेंड्स, वो और कोई नहीं बल्कि विंग है। अब हम विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग विंग जो अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहता है। विंग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। विंग की बेटी का नाम यूनयून है। यूनयून अपने पापा को बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हालांकि विंग कभी कभी एक बात को सोचकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वो यूनयून के सामने कभी इस बात को नहीं आने देता कि वो किस चीज़ को लेकर इतना सैड है। वो यूनयून के साथ कभी भी खुद को सैड फील नहीं कराता। वो दोनों बाप बेटी अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। यूनयून के लिए उसके डैडी, उसकी मॉम और डैड दोनों हैं। तभी हम देखते हैं विंग जो बेड से उठता है और धीरे से उठकर वो वॉशरूम में जाता है। अच्छे से फ्रेशन अप होके मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है यूनून जो अभी भी गहरी नींद में थी। विंग एक स्माइल करता है और सीधा उस रूम से बाहर जाता है। वो किचन में जाता है और अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वो धीरे से रूम में आता है। तभी वो देखता है यूनून जो बेड पे बैठी थी और अपनी आंखों को धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों से धीरे धीरे रगड़ रही थी। तभी विंग जैसे ही अपनी बेटी को देखता है, वो कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तभी यूनून सामने की तरफ देखती है और अपने डैड की तरफ देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग डैड। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, प्रिंसेस जल्दी उठो, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। तभी यूनून कहती है, डैड मैं लेट नहीं होंगी, मुझे आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। विंग कहता है, यूनून हम स्कूल के बाद टाइम स्पेंड करेंगे। यूनून कहती है, आप इतना बिजी रहते हैं, आप कितना काम करते हैं, आप सारा टाइम उस सुपरमार्केट को संभालते हैं, उसके बाद आप थक जाते हैं और मैं भी स्कूल के बाद थक जाती हूँ। डैडा, क्यों ना मैं आज स्कूल से लीव ले लूँ। विंग जो अपनी बेटी की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना कि तुम स्कूल मिस नहीं करोगी। तभी यूनून कहती है, पर डैड आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे लेके अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे। तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, हम चलेंगे, लेकिन आज नहीं, आज तुम्हारा स्कूल है। जिस दिन संडे होगा हम उस दिन जाएंगे, ठीक है। यूनून के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, प्रॉमिस।
तभी विंग कहता है ऑफ कोर्स प्रॉमिस बेबी, ऐसा कहता है। यूनून विंग को गले लगा लेती है और कहती है ठीक है डेडा, ऐसा कहती है और वो जल्दी से खड़ी होती है और वॉशरूम में चली जाती है। यूनून जो बहुत समझदार है, वो अपने आधे से ज़्यादा काम को खुद करना पसंद करती है। विंग इस चीज़ को देखकर बहुत खुश है। यूनून जो वॉशरूम में जाती है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद अच्छे से नहा के और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बाहर आती है। विंग जो यूनून का सारे टिफ़िन्स पैक करता है और उसके बैग में रखता है और उसके और अपने लिए दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके टेबल पर लगाता है। यूनून जैसे ही विंग को देखती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो दौड़कर विंग के पास चली जाती है। विंग यूनून को गोद में लेता है और वहीं उसको चेयर पर बिठा लेता है और खुद भी यूनून के पास बैठता है। विंग और यूनून दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। यूनून कहती है डैड आप अच्छे से खाओ। विंग कहता है ऑफ कोर्स यूनून, मैं अच्छे से खा रहा हूँ। तभी यूनून कहती है डैड मैंने आपको देखा, आप नाइट में बहुत परेशान थे। विंग जैसे ही यूनून को देखता है कहता है कि क्या? तभी यूनून कहती है डैड क्या कोई बात है या किसी ने कुछ कहा है आपसे? विंग कहता है बिल्कुल नहीं बच्चा, किसी ने कुछ नहीं कहा। यूनून कहती है डैड मैंने कई बार देखा है आप नाइट में बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी आपके फेस पे बहुत स्वेट होता है। क्या आप कोई ऐसा ड्रीम देखते हैं जिससे डर जाते हैं? यूनून की बातें सुनकर विंग जो बस यूनून को ही देख रहा था। यूनून को देखकर हालांकि विंग को उस पर्सन की याद आती है, लेकिन क्योंकि यूनून का फेस बिल्कुल उस पर्सन के जैसा है, पर विंग उस यूनून से सच में बहुत प्यार करता है क्योंकि यूनून उसकी बेटी है। तभी विंग कहता है नहीं बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनून कहती है डैड आप सच कह रहे हैं ना? तभी विंग कहता है ऑफ कोर्स बच्चा। यूनून कहती है अगर आपको नाइट में डर लगे ना तो आप मेरा हाथ पकड़ लेना, समझे आप, आपका डर दूर हो जाएगा। जिस पर विंग कहता है ओके प्रिंसेस, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। अब आप जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, नहीं तो हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, ऐसा कहती हैं। तभी यूनून कहती है विंग और यूनून दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग खड़ा होता है, यूनून भी खड़ी होती है। विंग अच्छे से यूनून का बैग लेता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। विंग ने उस सुपरमार्केट में काम करते करते इतना थोड़ा बहुत पैसा कमाया कि उसने अपने और यूनून के लिए एक छोटी सी कार ली। कार ज़्यादा महंगी और लग्जरी नहीं है, लेकिन यूनून को ये कार बहुत पसंद है और विंग को भी, क्योंकि विंग ने इसे अपनी मेहनत से कमाया है, कमाए हुए पैसों से लिया है और यूनून को कार में बैठना बहुत पसंद है, इसलिए तभी विंग और यूनून दोनों कार में बैठते हैं और सीधा विंग यूनून को उसके स्कूल के सामने उसके स्कूल में ले जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग और यूनून जैसे उसके स्कूल के सामने पहुंचते हैं, विंग यूनून को कार से बाहर निकालता है। यूनून विंग को तरफ देखती है, उसे अपने पास बुलाती है। विंग यूनून के करीब जाता है। यूनून विंग के शिक्स पर किस करती है और कहती है डैडा जल्दी आना, मैं आपका वेट करूँगी। विंग कहता है ठीक है और विंग भी यूनून को उसके फोrehead पे किस करता है। यूनून को अपनी स्कूल में अंदर चली जाती है और बेचारा विंग जो यूनून को जाते हुए देखता है, फिर अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने सुपरमार्केट के लिए निकल जाता है। वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है और बस उस फोटो को ही देख रहा है। उसके हाथ में एक फ़ोटो है जिसे बस वो देखे जा रहा है। वो अपने मन में कहता है 5 साल बीत चुके हैं, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ, आखिर तुम हो कहाँ? तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? आई वॉन्ट यू, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे तुम, ऐसा कहता है। वो बस उस फोटो को ही देख रहा था। तभी वो अपना फ़ोन लेता है और किसी पर्सन को कॉल करता है। वो उस पर्सन से कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला? तभी वो सामने वाला पर्सन कहता है सर हमने बहुत कोशिश की पर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तभी जो पर्सन था वो कहता है आखिर मैं तुम्हें किस बात के पैसे दे रहा हूँ? 5 साल से तुम एक पर्सन को नहीं ढूंढ पाए हो। जो पर्सन दूसरी साइड था वो डर जाता है और कहता है हमें नहीं पता सर, आखिर ये पर्सन कहाँ है? हम सच में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हमने इस पर्सन को नहीं ढूंढा हो, ऐसा कहता है। जिस पर
वो पर्सन दूसरा गुस्से में अपना फ़ोन रख देता है और फिर से उस फ़ोटो की तरफ देखता है और कहता है, आखिर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ। प्लीज़ वापस आ जाओ मेरे पास, प्लीज़ वापस आ जाओ, ऐसा कहता है और बस उस फ़ोटो को ही देखता रहता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो अंदर आता है। जैसे ही वो पर्सन अंदर आता है, दूसरे पर्सन के हाथ में फ़ोटो था, वो उसे नीचे रख देता है। तभी जो सामने पर्सन था वो कहता है, वांग जी। वांग जी जैसे ही सामने देखता है तो वो देख कहता है, हाँ गगा। सिचैन कहते हैं, वांग जी आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करते रहोगे? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा मैं उससे ढूंढ कर रहूँगा। सिचैन कहते हैं, वांग जी जब वो तुम्हारे पास था तो मैं उसकी कदर नहीं थी। वो 5 साल बीत चुके हैं वांग जी, उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया होगा तो? वांग जी कहता है, गगा मैं जानता हूँ वो वो मुझे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। गगा मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, आप समझते हैं ना? सिचैन कहते हैं, वांग जी मैं समझता हूँ, पर वांग जी तुम्हें क्या लगता है वो अब तक तुम्हारा वेट कर रहा होगा? और जो तुमने उसके साथ किया, तुम्हें सच में लगता है वांग जी कि वो तुम्हारे पास आना चाहेगा? वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है। सिचैन कहते हैं, वांग जी बहुत टाइम हो चुका है, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, शायद वो भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका होगा, ऐसा कहते हैं। और सिचैन जो अपनी भाई की इस तरह की हालत को देखकर उनको बहुत अच्छा नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिचैन ने भी अपने बहुत सारे लोग पिंग को ढूंढने के लिए लगा रखे हैं, लेकिन इन 5 सालों में न सिचैन न वांगजी दोनों में से कोई भी पिंग को नहीं ढूंढ पाया है। तभी सिचैन जो अपनी भाई की हालत जानते हैं, उनका भाई नाइट को सोता भी नहीं है, पूरी नाइट बैठकर बस ड्रिंक करता है और दिन भर काम। पता नहीं अपने भाई की इस हालत को देखकर सिचैन को सच में रोना आता है और वो समझ नहीं पाते कि 5 साल पहले का वांगजी और इस वांगजी में कितना अंतर हो गया है। सिर्फ एक लड़के की वजह से वांगजी कितना बदल चुका है। सिचैन अपने भाई को देखते हैं और उसके केबिन से चले जाते हैं। वहीं अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी और सिचैन दोनों ऑफिस के बाद अपने घर पहुँचते हैं। वहीं लेनी जो वांगजी की तरफ देखती है, वांगजी जब पूरी तरीके से कोल्ड हो चुका है। अगर आज से 5 साल के पहले का वांगजी को देखा जाए तो ये वांगजी को देखो तो ऐसा लगता है जैसे ये तो वो वांगजी है ही नहीं जो वो 5 साल पहले का वांगजी था। लेनी कहती है, वांगजी, लेकिन वांगजी कोई जवाब नहीं देता और सीधा ऊपर जाने लगता है। तभी लेनी कहती है, वांगजी मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? तभी वांगजी कहता है, मॉम अगर आप एक ही बात करना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा अभी भी जवाब सिर्फ ना है। लेनी कहती है, वांगजी आखिर कब तक तुम उस पर्सन को ढूंढते रहोगे? मैं जानती हूँ वो कभी वापस नहीं आएगा। तुमने उसके साथ जो किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसे वापस आना भी चाहिए। तभी वांगजी गुस्से में अपनी मोम की तरफ देखता है और कहता है, मोम आप सच बताइए, क्या आप सच में मेरी माँ हैं? तभी लेनी गुस्से में वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी मुझे नहीं पता, मैं थक चुकी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो और तुम्हारे बच्चे हों। तभी वांगजी कहता है, ठीक है आप सिचैन गगा की शादी करा दीजिए। सिचैन जो वांगजी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। तभी लेनी कहती है, वांगजी तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी होगी, तुम अच्छे से जानते हो, तुम लैंड कंपनी के सीईओ और तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वांगजी कहता है, अगर सीईओ होने की वजह से मुझे शादी करनी है तो मैं सीईओ नहीं बनना चाहता, समझी मोम, ऐसा कहता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। लेनी जो बस जाते हुए वांगजी को ही देख रही थी। सिचैन कहते हैं, मॉम आप रोज एक ही बात क्यों करती हैं? आप जानती हैं वो कितना दुखी है, ऊपर से आप हमेशा उसके आते उससे वही शादी की बात, क्या आप थकती नहीं है? तभी लेनी गुस्से में सिचैन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, सिचैन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे हक नहीं है खुश होने का? क्या मैं अपने बच्चे को देखकर इस तरीके से मुझे खुशी होती है? बिल्कुल नहीं। मैं देख रही हूँ वो दिन पर दिन टूटता जा रहा है। तुमने देखा है वो कितना रूड होता जा रहा है। मेरा वांगजी ऐसा नहीं था। सिचैन क्या तुम उस पर्सन को नहीं ढूंढ सकते? सिचैन कहती है, मोम मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा।
तभी लेनी कहती है आखिर वो कहाँ चला गया, क्या वो कहीं दूसरी दुनिया में रहने चला गया है। जैन कहती है मॉम मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ गया, मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की पर मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या वांग जी उसे नहीं ढूंढ रहा? नहीं मॉम, ऑलरेडी उसने बहुत सारे लोग 5 साल से विंग को ढूंढने के लिए लगा दिए हैं पर हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लैनी कहती है मुझे मेरे बच्चे की खुशियाँ चाहिए, सिचैन कुछ करो। तभी वहाँ लैनकुरन आ जाते हैं। लैनकुरन कहते हैं क्या हुआ लैनी? लैनी जो आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। सिचैन अब लैनकुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं डैड आप जानते हैं ना मॉम फिर से वांग जी को लेकर परेशान है। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं आखिर ये लड़का कब समझेगा। सिचैन कुछ भी नहीं कहते अपने डैड से। फाइनली वो भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो उस सुपरमार्केट से जल्दी निकलता है क्योंकि उसकी बेटी को लेने का स्कूल से टाइम हो गया था। तभी वो वहाँ कुछ काम करने वाले लोगों को देखता है और कहता है तुम अच्छे से इसको संभाल लेना, मुझे यूनियन को लेने जाना है। तभी जेम्स कहता है सर आप जाइए हम देख लेंगे पर आप यूनियन को सुपरमार्केट नहीं लाएंगे। तभी रोज़ी कहती है सर प्लीज़ हमें यूनियन की बहुत याद आ रही है, आप उसे मार्केट ले आइए। तभी विंग कहता है ठीक है मैं उसको यहीं लेके आऊँगा, ऐसा कहता है। सभी स्माइल करते हैं। विंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं विंग जो अपनी कार में बैठता है और सीधा यूनियन के स्कूल के लिए निकल जाता है। जैसे ही विंग यूनियन के स्कूल के सामने रुकता है वो देखता है यूनियन जो सामने बैठ के पहले से ही विंग का वेट कर रही थी। तभी विंग जल्दी से कार से उतरता है। यूनियन दौड़कर विंग के पास आती है और कहती है डैडा मैं आपका कब से वेट कर रही थी। विंग कहता है सॉरी बेबी मैं थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली सुपरमार्केट में मुझे थोड़ा काम आ गया। तभी यूनियन कहती है ओके डैड कोई बात नहीं, मुझे पता है आप बहुत काम करते हैं। तभी यूनियन विंग कहता है यूनियन चलो मैं तुम्हें सुपरमार्केट ले चलता हूँ क्योंकि जेम्स गग्गा शियू और रोजी जी सीजे तुम्हें याद कर रही हैं। यूनियन खुश हो जाती है और कहती है वैसे डैड आप मुझे सुपरमार्केट में क्यों नहीं ले जाते ज़्यादा। तभी विंग कहता है क्योंकि तुम वहाँ बहुत शैतानी करती हो और सारा सामान इधर उधर फैला देती हो जिस वजह से वहाँ के सारे लोगों को डबल काम करना पड़ता है। जिस पर यूनियन एक स्माइल करती है। विंग यूनियन को बिठाता है और उसे लेकर सुपरमार्केट में चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में था और बस अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी वांग जी कोई कॉल आता है। वांग जी जैसे ही फ़ोन पिकअप करता है तो फ़ोन उसकी सेक्रेटरी का था। वांग जी कहता है हाँ बोलो। तभी सेक्रेटरी कहती है सर आपको अर्जेंट 2 दिन के लिए बीजिंग जाना पड़ेगा। वांग जी कहता है क्या? तभी वो सेक्रेटरी कहती है हाँ सर हमारी एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ बीजिंग में मीटिंग है, वो यहाँ नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि आपको ही वहाँ जाना पड़ेगा और जिस लैंड पर हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप उसे भी वहीं देखें। वांग जी कहता है ठीक है तुम मेरी फ़्लाइट की टिकट कराओ और हम कल निकलेंगे। तभी सेक्रेटरी कहती है ओके सर। ऐसा कह के वांग जी फ़ोन कट कर देता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और फिर से अपनी लैपटॉप पर कोई काम करने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगेगी तो ही मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी तो मैं इसे यहीं स्किप कर दूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।